बात आज हम करेंगे एक ऐसे संस्थान की जो गरीबों के लिए बना है और मुझे लगता है कि सिर्फ इसीलिए उसका नाम है कि वो वहां पर इलाज करवा सके। लेकिन अफसोस, गरीब के लिए अस्पताल बने तो हैं, लेकिन गरीब ही उसमें मर रहा है वहां पर खुद जाकर। उनकी देखभाल और इलाज के लिए डॉक्टर तो हैं, जिंदा रहते तो कभी उनको फुर्सत नहीं मिलती कि वो उनको देख ले। मरने के बाद उसकी नब्ज टटोलते हैं और उसके बाद कपड़े में लपेटकर लाश को डाल देते हैं पोस्टमार्टम हाउस में। यह तस्वीर कोई पहली नहीं है, कहानी कोई पहली नहीं है, कोई नया अफसाना मैं बयान नहीं कर रहा हूं। हां, लेकिन अब इंतहा हो गई है। आखिर क्यों शैतान बन गया है इंसानों को जीवन देने वाला भगवान? आखिर क्यों हमारे पैसों पर जो पल रहे हैं, हमारे पैसों से जो अस्पताल चल रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं हमारी जान? तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कितना दर्द है इस कहानी में। कहानी नहीं है, यह जिंदगी की हकीकत है, यह आईना है हमारे समाज का, हमारे अस्पतालों का। लाख बड़े बड़े दावे क्यों ना कर लिए जाए, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें बदलती नहीं हैं। देखिए इन तस्वीरों को, गौर से देखिए। आप इन तस्वीरों के माध्यम से उस दर्द को समझिए जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, आखिरकार जीता जागता आदमी, इंसान लाश में तब्दील हो गया। शमशान में नहीं था वो, किसी कब्रगाह में नहीं था वो अस्पताल में था। वो एक ऐसी जगह पर था जहां पर एक डॉक्टर्स की लंबी चौड़ी फौज है। एक से एक बढ़कर एमबीबीएस डॉक्टर वहां पर तैनात हैं। तमाम बावजूद एक जीत, आप देखिए, तस्वीर देखिए आप, वो खा रहा है। लेकिन कैसे खा रहा है? जमीन पर गिरा हुआ है, बेड पर लेटा नहीं है, उसके लिए कोई प्लेट नहीं है, जमीन पर भोजन पड़ा हुआ है। और उसके बाद में वो कराहता रहा धीरे धीरे करके और आवाज खामोश हो गई। उसके ठीक पास में एक दूसरी भी कहानी है। एक और इंसान लेटा हुआ है, उसके बदन पर भी चादर नहीं है। कैमरे जब सामने आए तो स्टाफ की नर्स आई और उसको चादर उड़ाती है। लेकिन ये डॉक्टर महोदय बस आए, इन्होंने नब्ज टटोली और बताया कुछ नहीं, और उसके बाद में कपड़े में लपेटी गई लाश और पहुंचा दिया पोस्टमार्टम हाउस। कितना दर्द है इस कहानी में, कितनी तकलीफ और कितनी वेदना है। और इस पूरे की पूरी घटना को किसी भी माध्यम से अगर कहीं से भी बचने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि जो अल्फाज अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, या मुझे मालूम नहीं था, मैं अनजान था, चाहे वो सीएमओ हो, डॉक्टर हो, चाहे वो जिलाधिकारी हैं, शर्म आती है। मुझे लगता है कि सीधे तौर पर तुरंत पूरे के पूरे स्टाफ को यहां से बर्खास्त करना चाहिए, सीएमओ को ट्रांसफर करना चाहिए। और ट्रांसफर से बात नहीं बनती है, क्योंकि यहां नहीं जाके कहीं और जाके वो यही काम करेंगे। सस्पेंड करके उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए, जुर्माना लगाया जाना चाहिए, और रिटायरमेंट के बाद अगर उनकी पेंशन रोकी जा सकती हो तो उसको भी रोक देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने अल्फाज मैंने यहां पे कहे हैं, ये अल्फाज भी कम हैं। आपको बताते हैं, ये उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर कानपुर, बहुत बड़ा शहर, महानगर कहते हैं इसको, और इस महानगर का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। और इस सरकारी हॉस्पिटल से बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। गुरुवार को एक मरीज बीमारी से नहीं मरा है, बल्कि लापरवाही और अव्यवस्था ने उसकी जान ले ली। मरीज हॉस्पिटल के फर्श पर तड़पता रहा, डॉक्टरों ने उसको सही समय पर इलाज नहीं दिया। यह अलग बात है कि जब मीडिया का दखल हुआ, डॉक्टर मरीज के पास पहुंचे तो सही, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा उसकी परमात्मा में विलीन हो चुकी थी, वो दम तोड़ चुका था। मरीज को ना तो बेड दिया गया, ना खाने के लिए प्लेट दी गई, खाना भी उसको फर्श पर दिया जाते रहा। बहुत दर्द है। 21वीं सदी का यह हिंदुस्तान है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। हम चांद पर और मंगल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक इंसान को हम खाना नहीं दे पा रहे हैं,
एक अस्पताल में हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि चांद पर जाना छोड़ दीजिए, मंगल पर जाने की कोशिशें छोड़ दीजिए, कम से कम पृथ्वी पर जो इंसान हैं उनको इंसान तो रहने दीजिए, उनको जानवर तो ना बनने दीजिए। ये तस्वीरें हैं, ये डॉक्टर साहब को अगर मैं देख पा रहा हूं तो मुझे शर्म आ रही इन डॉक्टर के ऊपर भी, जब ये आला लगाकर और जब ये स्टेथोस्कोप लगाकर वहां पर उसकी नब्ज टटोल रहे हैं। कहां थे पहले जब ये जमीन पर पड़ा रहा? पूरी कहानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उर्सुला की है, इमरजेंसी वार्ड की है। गुरुवार 10 बजे जब वहां पर मीडिया कर्मी पहुंचे तो एक बुजुर्ग जमीन पर पड़ा मिला। शरीर में हरकत नहीं थी, लेकिन मुंह से कराने की आवाज जरूर आ रही थी। उसकी नब्ज धीरे धीरे करके धीमी पड़ती जा रही थी। घिसट घिसट कर वो शख्स मौत की तरफ बढ़ रहा था। कुछ लोगों ने नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ को डॉक्टर के लिए बुलाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। लावारिस जो था उसका कोई अपना नहीं था, कोई परिजन नहीं था। यह भी नहीं मालूम था कि यह व्यक्ति कहां से आया है। डॉक्टर गले में आला लटकाए हुए भागते हुए आए, कलाई को पकड़ा, लेकिन नब्ज उसकी थम चुकी थी, दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी। उसे मृत घोषित कर दिया गया। 2 वार्ड बॉय आए, लाश को लपेटा चादर में और बस ले गए उसको पोस्टमार्टम हाउस में। किसी का तो पिता होगा, किसी का तो बेटा होगा, किसी का तो परिजन होगा। क्या यही संवेदनशीलता है? क्या यही इंसानियत का धर्म है? और ये बातें शमशान में हम कहें तो मुझे उचित भी लगे कि भाई शमशान में था, अकेला था, पड़े पड़े मर गया। अस्पताल में 2.5 महीने पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तमाम वो दर्शक जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझें। 2.5 महीने पहले इस इंसान को इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और तब से लगातार उसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था। इलाज के नाम पर उसे हर रोज तिल तिल करके मारा जा रहा था। हॉस्पिटल में बेड तो दूर, आप देख सकते तस्वीरें, खाने के लिए थाली भी उसको नसीब नहीं थी। शख्स ये जमीन पर पड़े हुए सब्जी और रोटी के निवाले से भूख मिटा रहा था। बहुत शर्म है, अमानवीय व्यवहार है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, मुझे लगता न केवल उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन एक जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन यहां पर आता है, उनको जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए। और इसके लिए अगर जांच बैठाई जाती है, लीपापोती की जाती है, शर्मनाक होगा। और यह सीधे सीधे आग्रह हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से है। आप भी इंसान हैं और जरा एक बार इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में एक बात तो साफ है, उस आदमी का दिल है। कहा जाता है कि वो बहुत इंसानियत के तमाम जो गुण होने चाहिए अखिलेश यादव में वो हैं। उनके सामने जब भी ऐसे मामले आए हैं, उनकी नजर के सामने उन्होंने कार्रवाई की है और जबरदस्त कार्रवाई की है। मुझे लगता है कि यह मामला सीधे तौर पर अखिलेश यादव को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे सीएमओ को, ऐसे डॉक्टर को, ऐसे स्टाफ को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनको जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए। गंभीरता से, बहुत जिम्मेदारी से केन्यू की मांग करता है कि कम से कम इस मृत आत्मा की शांति के लिए ऐसे अधिकारियों को जेल भेज देना चाहिए। कोई तर्क, कोई कारण, कोई निवारण कहीं से भी इस मृत्यु को उचित नहीं ठहरा सकती है। शर्मनाक है, कलंक है ये हमारे समाज पर, हमारी व्यवस्था पर। हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ चुके हैं और वो तमाम दर्शक जो इस खबर को देख रहे हैं, उनके जहन में अगर कोई भी ख्याल आ रहा है, वो कोई भी बात इस प्रशासन को लेकर कहना चाहते हैं, वो कोई भी विचार जो वो बताना चाहते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे तारुफ करवाना चाहेंगे। इंदु सिंह है, हमारा प्रयास संस्था, समाज सेवी संस्था से वो जुड़ी हुई हैं और ये वो संस्था है जिसने इस इंसान को इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। ये बहुत जरूरी है यहां पर बताना कि यहां पर इंसानियत जिंदा है। और दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं अशोक श्रीवास्तव, जो कि संयुक्त निदेशक हैं स्वास्थ्य विभाग के, रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इंदु सिंह जी से जरूर एक संक्षेप में यहां पर उनकी टिप्पणी लेना चाहेंगे। इंदु सिंह जी, ये तस्वीरें आपने भी देखी, आपने अपना प्रयास किया, निश्चित तौर पर इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन थोड़ा सा हमको अफसोस है यहां पर कहने में,
आपने भी, मुझे लगता है कि उनको भर्ती करवा के आपने भी उसके बाद में कोई खबर नहीं ली क्या? वो इंसान 2.5 महीने से भर्ती था। हम करेंगे, आपसे बात करेंगे। एक दर्शक, पहले हम दर्शक की शुरुआत करते हैं। दयाशंकर है हमारे साथ में, कानपुर से एक दर्शक हैं। दयाशंकर जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारे संविधान में इस विषय में सोचना चाहिए, संविधान निर्माताओं ने अगर कोई गलतियां की हैं तो क्या इसका दोबारा संरक्षण नहीं होना गरीबों और कमजोरों का? श्रीमान जी, संविधान में सोचा जाएगा तो संविधान को जो बनाने वाले हैं वो अब तो है नहीं, लेकिन हाँ, संविधान के जो रखवाले हैं वो जरूर हमारे साथ में हैं, और मुझे लगता है कि वो भी अब काम नहीं करते हैं। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये तो फाइलों के ऊपर फाइलें बैठती रहती, जांच के ऊपर जांच बैठती थी, तो लंबा प्रोसेस है। आप क्या कर सकते हैं कानपुर में रह के, ये एक बड़ा सवाल है। कोई इंसान खत्म हो गया है कि आप एक उसके लिए रोशनी जलाएंगे आज शाम को? क्या आप उसके लिए इकट्ठा होंगे किसी चौक पर? क्या आप इस बात की मांग करेंगे कि हाँ, ऐसे सीएमओ को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे सीएमओ को जेल में डालना चाहिए? क्या आप इस बात की मांग करेंगे कि सीधे सीधे एक इंसान का यहां पर मौत नहीं हुई, उसका मर्डर हुआ है? यहां पर चाकू और गोली से ही मर्डर नहीं हुआ करते हैं, हमारी लापरवाही से भी उसके मर्डर हुआ करते हैं, और ये मर्डर है उसका। यहां पर ये बहुत गंभीरता के साथ मैं यहां पर बोल रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आप यहां पर फोन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको स्वयं में भी आवाज उठानी चाहिए। अपने माहौल से, अपने मोहल्ले से माहौल तैयार करना होगा। आप डीएम के पास जाइए, आप डिमांड करिए, आप अपनी आवाज को रखिए, उचित मंच पर अपनी आवाज को कहिए। और अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आप थोड़ा सा भी सामर्थ्यवान है, ऐसा कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आज शाम को ही आप उसके लिए, उसकी याद में सही एक रोशनी जरूर जलाइए, एक शम्मा जरूर रोशन करिए, जिसमें उम्मीद की किरण हमको भी नजर आए। हम अपना काम कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी काम किया जब वहां पर मीडिया कर्मी पहुंचे, लेकिन अफसोस कि बहुत देर हो चुकी थी। ये तकलीफ हमको भी है। शुक्रिया आपका दयानंद जी। आशुतोष हमारे साथ में है, बनारस से इस समय मौजूद हैं। आशुतोष, आपका स्वागत है। हमारे साथ में हाजी मुमताज हैं इस समय, वो जुड़े हुए हैं। हाजी मुमताज जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हेलो सर, मैं आपके केंद्र देख रहा हूँ सर। इस बार आपने एक बहुत अच्छी चीज जनता के सामने लाई है, जो घोर लापरवाही है। विशेषकर ये सारे जनपद के हॉस्पिटलों का यही हाल है जो अभी आपने दिखाया है यहाँ पर, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसी रिपोर्टिंग करने के लिए कि कम से कम हमारी सरकार जागरूक हो और डॉक्टर मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं, इनसे उनको कुछ तो शर्मा है, कुछ तो काम करिए। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसी न्यूज दिखाने के लिए। नहीं, धन्यवाद का कोई जिक्र ही नहीं हो सकता यहाँ पर हाजी मुमताज, कोई धन्यवाद नहीं। ये हमारा फर्ज है, हमारा, ये हमारा कर्तव्य जो हम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है हाजी मुमताज जी कि आप भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। आप भी अपने शहर में कम से कम नहीं तो ये जागरूकता फैलाएं कि आखिरकार ये जो सीएमओ है, ऐसे जो डॉक्टर हैं, इनके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए इनके ऊपर। निश्चित तौर पर तभी शासन जागता है। प्रमोद है हमारे साथ में गोरखपुर से। प्रमोद, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की संवेदनहीनता तो समाज में बढ़ती ही जा रही है, और कहीं ना कहीं इसके लिए शासन प्रशासन स्तर ही जिम्मेदार है। हम लोग उचित है वो तो करना ही चाहिए, अपने स्तर से तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि आपको छोटी छोटी टोलियां बनाना चाहिए, आपको अपने ग्रुप्स तैयार करने चाहिए, और जब हम जागेंगे तभी देश जागता है, तभी समाज जागता है, और ये शुरुआत हमें अपने से करनी चाहिए। इंदु सिंह जी, सवाल हमने आपसे किया हुआ था, आपने भर्ती करवाया, बहुत अच्छी बात है। 2.5 महीने तक भर्ती रहा, क्या कुछ रहा और क्या कुछ लगातार चलता रहा, मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। सर, हमने इसको 28 तारीख को भर्ती कराया था। हमारे पास 27 तारीख को हमारे फेसबुक में हमारी संस्था का पेज है, हमारा प्रयास आपके साथ, उस पर हमको किसी ने इन्फॉर्म किया था कि ऐसे रामकली नर्सिंग होम के सामने सड़क पे एक व्यक्ति 1 महीने से पड़ा हुआ है, अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो प्लीज उसको देख लीजिए। हम और हमारी संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह वहां पहुंचे तो देखा कि बहुत गंभीर हालत में था, उसके पैर में बहुत बड़ा घाव था 8-10 इंच का, और उसमें बहुत इतने कीड़े थे कि हम बता रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमने 100 नंबर पे कॉल किया, 108 नंबर पे कॉल किया, तो 108 नंबर पे हमसे ये कहा गया कि ठीक है आ रहे हैं भी, तो हम बहुत दूर हैं। हमने थोड़ा सा वेट किया उनका, और हम फिर उनकी मदद से लेके आए, भर्ती कराया। पहले वो भर्ती नहीं कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ भर्ती नहीं कर रहे। आपने किससे बात की थी? वहां पे जो ड्यूटी डॉक्टर थे, ठीक है। हम आप क्या उनको चिन्हित कर सकती हैं अगर मामला आगे बढ़े? नहीं, चूंकि वहां पे भीड़ बहुत सारे। भाई, आप 28 तारीख को किसी शिफ्ट में गई होंगी, जी जी, किसी टाइम तो आपको मालूम होगा, और निश्चित तौर पर वहां पर शिफ्ट की टाइमिंग से ही ड्यूटी लगती है डॉक्टरों की कि भाई एक्चुअली हम लोग उसकी इंचार्ज है।
उसकी जिस व्यक्ति के बीनू पांडे को हम लेके गए थे उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि हम अंदर तक ज्यादा नहीं गए। हमने उनसे बोला कि हमको आपको एडमिट करिए, इसको हम लोग इसके साथ हैं, कोई बात नहीं, कहीं साइन कराना हो तो हम कर रहे हैं साइन। ठीक है, फिर उन्होंने उसको एडमिट किया और हमारे पास रोज की अपडेट है। चलिए रोज की अपडेट भी हम आपसे लें, कैसे रोज जा रहे हैं। इंदु सिंह हमारे साथ में है, इस पूरे मामले को सामने लेकर आई। एक मैं सुनता हूं, मैं दर्शकों को भी जोड़ रहा हूं लगातार अपने साथ में। हमारे साथ में सचिन है, कानपुर से जुड़े हुए हैं। सचिन, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो घटना इनके साथ घटी है वही सेम घटना हमारे पिताजी के साथ भी हो सकती है। जी, पिताजी के साथ में आपके क्या, आप बताएं थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हमारे पिताजी 30-35 सालों से मद्रास हॉस्पिटल से संबंधित हैं, वो सबसे पुराने कंपाउंडर हैं जी। संडे को 1 तारीख को उनको अचानक चक्कर आ गया और चक्कर आने से वो घर में गिर पड़े जी, जिसकी वजह से मैं उनको अस्पताल ले गया मद्रास में, तो उन्होंने उनको वहां से लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ कोई बेड खाली नहीं है। इसके प्रभाव में मैं उनको हैलेट हॉस्पिटल में ले गया, जहाँ पे हैलेट प्रशासन की काफी कृपा है कि वो इस समय जीवित है। अगर वो भी उस समय ना लेते तो मैं किस दर पे जाता। जो लापरवाही इनके साथ घटी है वही लापरवाही मेरे पिताजी के साथ भी घट रही है। और आज भी मद्रास प्रशासन किसी भी प्रकार की मदद करने को तैयार नहीं है। चलिए शुक्रिया सचिन, आप सौभाग्यशाली हैं, कम से कम कृपा हो गई आपके ऊपर, नहीं तो वाकई आप जिस वेदना को समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी भावनाएं बिल्कुल संबद्ध हैं इस व्यक्ति से जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। हसन है हमारे साथ देवबंद से। हसन जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे जी कि अगर कोई वीआईपी बीमार होता है तो उसकी बीमारी की खबरें भी जो है टीवी पर उस पर दिखाई जाती हैं, और एक गरीब लाचार आदमी को जो है इस तरीके से इन्होंने मारा, ये जो है मानवता नहीं है। जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, हम आपकी बात से सहमत हैं। वीआईपी होता है और मुझे लगता है उसको छींक आ गई तो हेडलाइंस बन जाती है, सुर्खियां बन जाती हैं। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि बहुत सारी चीजें जो हमारे नॉलेज में आती हैं हम उनको सामने रखते हैं। हमने उस वक्त भी ये खबर दिखाई थी जब ये भर्ती हुआ था, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं चीजें ऐसी मिसकम्युनिकेशन जरूर होता है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। होती है तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करें। हमारे साथ में इंदु सिंह भी मौजूद हैं जो कि इस पूरे मामले को सामने लेकर आई हैं और जिन्होंने उस इंसान को हैलेट में भर्ती करवाया था, उनसे हम चर्चा जारी रखेंगे। बात हम कर रहे हैं कि इंसान की, एक आम इंसान की जो तिल तिल करके मरता रहा और आखिरकार वो मर गया। शमशान में या किसी कब्रगाह में नहीं मरा, वो अस्पताल में मरा। वो उन लोगों के बीच मरा जहां पर जिंदगियां बांटी जाती हैं, जिंदगियां छीनी नहीं जाती हैं। लेकिन उसकी जिंदगी न केवल छीनी गई बल्कि ये कहूंगा मैं यहां पर उसकी मौत नहीं हुई है, उसका मर्डर हुआ है। और मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि कम से कम जो अधिकारी हो इस बात को समझें कि सिर्फ सस्पेंशन से, सिर्फ ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। और एफआईआर दर्ज करवाने के साथ ही साथ उन तमाम अधिकारियों को जेल भेजा जाना चाहिए। ये एक दिन की घटना नहीं थी, 2.5 महीने तक ये इंसान पड़ा रहा हॉस्पिटल में और मर गया। ये आप पूरी खबर देखिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वो लावारिस था, वो तिल तिल कर मर रहा था, वो कर्राह रहा था, वो शमशान में नहीं था, वो अस्पताल में था। जनता की कमाई पर पलने वाले डॉक्टर शैतान बन गए। गरीब आदमी मर गया। मरने के बाद टटोली नब्ज, लपेटा कपड़ा पहुंचा दिया शमशान। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उर्सला का इमरजेंसी वार्ड। गुरुवार सुबह 10 बजे कुछ मीडिया कर्मी यहां पहुंचे तो एक बुजुर्ग जमीन पर पड़ा मिला। शरीर में हरकत तो नहीं थी, लेकिन मुंह से कर्राहने की आवाज जरूर आ रही थी। उसकी नब्ज धीमी पड़ती जा रही थी। घिसट घिसट कर वह शख्स मौत की तरफ पड़ता रहा। कुछ लोगों ने नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उनके लिए तो शायद यह सामान्य सी बात थी। मीडिया कर्मियों के दखल के बाद
सभी हरकत में आए। डॉक्टर गले में आला लटकाए भागते हुए आए। उसकी कलाई को तब पकड़ा गया जब उसकी नब्ज बंद हो चुकी थी। उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद 2 वार्ड बॉय उसकी लाश को एक चादर में लपेट कर ले गए। फर्श पर देते थे खाना। एक्सीडेंट में घायल हुए इस अज्ञात बुजुर्ग को 2.5 महीने पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब से ही उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। इलाज के नाम पर उसे हर रोज तिल तिल करके मारा गया। हॉस्पिटल में उसे बेड तो दूर, खाने के लिए थाली तक नहीं मिली। पुरानी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह वह शख्स जमीन पर पड़े सब्जी और रोटी के निवाले से भूख मिटा रहा है। इसी बात से आप यह इमेजिन कर सकते हैं कि डॉक्टर उसका कितना चेकअप करते होंगे, नर्स उसे कितनी दवा देती होगी और वार्ड बॉय उसे किस तरह नहलाते होंगे। हालांकि 2 महीने पहले इस मुद्दे पर सीएमओ ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मरीज की बेहतर देखभाल की बात कही थी। डॉक्टर की लापरवाही तो मैं कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि हर डॉक्टर बहुत बिजी है। कोई डॉक्टर जान के ऐसा कभी नहीं करेगा। डॉक्टर का पेशा ही उसका काम धंधा ही नहीं, डॉक्टर का शौक भी एक यही होता है और डॉक्टर का एक प्लेजर लेजर सब कुछ यही है, उसकी जिंदगी यही है। रोजी रोटी के अलावा भी 24 घंटा वो मरीजों की ही सोचता है, कभी भी लापरवाही नहीं करेगा। ये उसकी भी कई मजबूरियां हैं कि वो इतने काम के बोझ से हर डॉक्टर दबा हुआ है, उसका ऑप्टिमल टाइम यूटिलाइजेशन भी नहीं होता। डॉक्टर्स के बीच में भी टाइम इवनली स्प्रेड आउट नहीं है और लावारिस मरीजों के लिए हम लोगों को सीएमओ और आईएमए प्रेसिडेंट सबको बैठकर कोई प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि ऐसे लावारिस मरीजों के साथ क्या करें। दूसरे मरीजों की भी हालत बुरी। ऐसा नहीं है कि केवल मृतक के साथ यहाँ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था। दूसरे मरीजों की स्थिति भी यही है। यहाँ एक बुजुर्ग ने अनदेखी की वजह से दम तोड़ा। उसी के बगल में एक मरीज को बेड तो मिला था, लेकिन शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। किसी ने उसके शरीर पर एक चादर डालने तक की जरूरत नहीं समझी। कैमरों ने उसे कैद करना शुरू किया तो उस पर एक चादर डाल दी गई। अज्ञात व्यक्ति को एक एनजीओ ने यहां लाकर भर्ती कराया। जिम्मेदार तो जाहिर सी बात है कि अगर जिस कंडीशन में हमने एडमिट कराया था और रोज वो हालत उसकी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी, वो जब हम रोज जाते थे तो हमें लगता था ये कल से आज भी हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने उनसे पूछा इसके मतलब कपड़े वगैरह के लिए और ठीक से देखभाल के लिए कि कैसे क्या होता है वहाँ पे। तो हमें वहाँ के स्टाफ ने बोला, सिस्टर ने बोला कि यहाँ पे संसाधन की बहुत कमी है, स्टाफ की बहुत कमी है और लावारिस लोग छोड़ जाते हैं, एडमिट करा देते हैं और फिर उनकी देखभाल यहाँ कैसे होएगी जब यहाँ पे स्टाफ नहीं है। कमेटी ने शुरू की जांच। डीएम कौशल राज शर्मा ने इस मामले में हैरानी जताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। डीएम ने चीफ मेडिकल ऑफिसर को जांच कमेटी बनाकर शुक्रवार शाम जांच करने को कहा है। डीएम कानपुर के आदेश पर सीएमओ AK राजवंशी ने जांच कमेटी का गठन कर दिया। सीएमओ ने कहा कि निश्चित तौर पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मानसिक रूप से कमजोर था, जब आया था तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका यहाँ पे उपचार किया गया और परसों शाम उसकी मृत्यु हो गई। इस विषय में मैंने एक जांच समिति का गठन किया है जो इस बारे में उसकी मृत्यु का कारण और यदि अस्पताल में कोई लापरवाही है उस पर जांच करके अपनी करें। लोगों में गुस्सा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लावारिस मरीजों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार से कई सामाजिक संगठन और आम लोग लामबंद होकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल वर्कर धनी राम बौद्ध ने कहा कि लावारिस मरीज भी इंसान है,
जब सरकार की ओर से मरीजों की दवा, खाना और कपड़ों के लिए करोड़ों रुपए अनुदान आता है, तो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है? ऐसे दोषी डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉयज पर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। और इस पूरी खबर को जो आपने देखी अभी, इसमें कुछ अगर आपको भ्रम में आप पड़ रहे हो सकता है, तो हम आपको बता दें, यहां पर 2 मौतें हुई हैं। एक मौत तो वो जिसको बेड नसीब ही नहीं हुआ, जो जमीन पर ही पड़ा रहा, जमीन पे ही खाता रहा और वो वहीं मर गया। और दूसरा वो जिसको एक संस्था ने भर्ती करवाया और उसके बाद में उसको वहां पर कपड़े भी नसीब नहीं हुए, संस्था के कहने पर वो कपड़े नसीब होते हैं और वो भी वहां पे मर गया। और आगे बढ़े उससे पहले एक अपने दर्शक से रूबरू होते हैं। अनिल हैं जालौन से। अनिल जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अनिल जी, आपको आवाज मिल रही है? अनिल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि अनिल से संपर्क टूट चुका है, तकनीकी व्यवधान। इंदु सिंह जी, आपने यहां पर हम अपने दर्शकों से भी क्लियर करना चाहेंगे, अगर उनको कोई भ्रम है, 2 लोगों की मौत, 2 इंसानों की मौत हुई है। एक वो जिसको कि बेड नसीब ही नहीं हुआ और दूसरा वो जिसका बेड तो नसीब हुआ लेकिन उसका इलाज ढंग से नहीं हो पाया। इलाज तो दोनों का ही नहीं हुआ, लेकिन 2 हम डिफर कर रहे हैं यहां पर, ताकि हमारे दर्शक ये समझ पाए। एक इंसान पहले से वहां पर मौजूद था, लावारिस वो भी था, उसकी भी जमीन में पड़े पड़े ही मौत हो गई। और दूसरा वो इंसान जिसको कि आपकी संस्था ने वहां पर भर्ती करवाया और उसकी भी मौत हो गई। हम जरूर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ होता है, क्या ऐसे वहां पर लोग मरते रहते हैं? इंदु सिंह जी, तस्वीरें सब आपके सामने हैं। हम जब वो ये सारी चीजें हमें आए दिन फेस करनी पड़ती हैं। और जिसको हमने एडमिट कराया था, बीनू पांडे, तो आपने सबसे पहला सवाल मुझसे यही किया था कि लगता है आपने भी उसका ध्यान नहीं दिया। जी, मैंने किया था। जी, हम रोज उसके पास जाते थे और रोज हम ये देख रहे थे कि जैसे हम उसको सड़क से उठा के लाए थे और वो दिन पर दिन उससे ज्यादा उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी। जी। तो हम जबकि अपनी संस्था की तरफ से खाने पीने का और उसके कपड़े लत्ते का हमने इंतजाम किया और रोज हम जा रहे थे। उसी तरीके से हम एक दिन उस दिन भी शाम को गए तो देखा उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं है जो वो पहले से पहने था, जो हम देके आए थे या जो इनको मुहैया कराना चाहिए। हमने आपकी तस्वीरें भी देखी जब आप खड़ी हैं और वो कपड़ा पहने हुए उस वक्त। जी, तो एक भी तन पे कपड़ा नहीं था। फिर जैसे ही हम लोग उसको देख के, वो उस समय जिंदा था, और जब हम देख के मुड़े तो देखा कि एक आदमी वहां बेड के नीचे पड़ा हुआ है। और जो तस्वीरें हम लगातार जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें, यही आदमी? हाँ जी, वही आदमी। तो मुझसे जब नहीं रहा गया तो मैंने उसको हिलाया। हमें लगा कि हम ही उठा के उसको ऊपर बेड पे रख दें, लेटा दें। तो फिर हमने उसको ऐसे ही छुआ तो वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था और उसके शरीर में कुछ भी नहीं था, सांसें नहीं चल रही थी। और तब हमने वहां के वार्ड बॉय को बुलाया, उससे बोला कि डॉक्टर कहाँ हैं और इसको क्या हुआ है, क्या है। तो पता चला कि ये बहुत देर से, कई घंटे से यहाँ पे मृत पड़ा है। तो तब वहां का जो स्टाफ था वो हरकत में आया और तुरंत जो है डॉक्टर आए और आला लगाया और नर्स आई और उसने नब्ज देखी और उसके बाद जिंदा रहते तो वो देख नहीं सके, मरने पे वो नब्ज टटोल रहे हैं। कितनी शर्मनाक स्थिति है हॉस्पिटल्स की, जो कि हमारे पैसे पर चलती है। ध्यान रखना होगा, तनख्वाहें वो हमारे पैसे पर मिलती हैं और ये अस्पताल महज गरीबों के लिए बने हैं, क्योंकि अमीर तो यहाँ पर आते ही नहीं और गरीब यहाँ पर आते हैं तो मर जाते हैं। हम आपसे आगे बात करेंगे इंदु जी। एक दर्शक हम और लेते हैं, हमारे साथ बनारस से अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत जी, अपनी बात रखिए। स्वागत है आपका के न्यूज पर। अजीत जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ सर। अजीत जी, अपनी बात रखिए। आप क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं कहना चाहूँ सर, डॉक्टरों के पास कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं थी सर। जी। हेलो जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ सर, डॉक्टरों के अंदर कोई इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी सर। जी। ये कोई मरीज नीचे पड़ा मर जा रहा है सर, वो समाज सेवक ला के उनको वहाँ पे दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए वहाँ पे कर रहे कम से कम सर। तो कम से कम डॉक्टरों को मतलब कि उनको तो हर तरफ से पास आ रहा सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत संवेदनहीन प्रशासन भी है और जो डॉक्टर है उनका तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि अफसोस होता है, आईएमए की जो कानपुर की अध्यक्ष हैं आरती मीर चंदानी, वो इस तरीके से, आरती लाल चंदानी उनका नाम है, माफ करिएगा, और वो इस तरीके से अपनी कहानी को बयां करे जैसे 24 घंटे इतना ओवर प्रेशर रहता हो।
पता नहीं, यहां पर मरीज मर रहे हैं और डॉक्टर फिर कर क्या रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और तमाम ऐसी चीजें हैं। बीएस तोमर हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, नियमित दर्शक है हमारे। तोमर साहब, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत तकलीफ है, बहुत वेदना से मैं ये बात कह रहा हूं और बहुत दर्द के साथ मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूं। और ऐसा लग रहा है कि जितने भी ये हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि ये मौत नहीं हुई है, ये मर्डर है। निश्चित तौर पर ये मर्डर है, इससे अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। तोमर साहब, अपनी बात रखिए आप। हाँ वाजपेयी जी, नमस्कार। नमस्कार। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि आप लोगों को तो बहुत उतना खैर नहीं मालूम चल पाता है, क्योंकि आप लोगों के डर से जो है ये लोग उतना लापरवाही नहीं करते हैं। ये तो आम जनता जैसे हम लोग देखते हैं, तो इनका आज की कंडीशन ये है कि इनके पास अगर किसी मरीज को लेके जाया जाए तो ये सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, और अगर इनसे इत्तेफाक से कहीं दोबारा पूछ लिया जाए तो ये सीधे सीधे भगाने का काम करते हैं, चोरी करते हैं, दवाओं को बेचते हैं, घर में बैठ के फीस लेते हैं, उसके बाद ही मरीज को एडमिट करते हैं। मतलब मेरी डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा निकम्मा और भ्रष्ट कौम डॉक्टर की है। मैं तो ये कहूंगा, मैं मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार से ये मांग करूंगा कि जिस डॉक्टर की ड्यूटी इस बीच में रही हो, उनको सबको बर्खास्त करके और उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाए, उनको जेल भेजा जाए। जब उनको पता चलेगा, क्योंकि ये इतने मोटे हो चुके हैं, इतना रुपया कमा चुके हैं, और रुपए के चक्कर में ये आदमी की कोई भी इंसान की कीमत नहीं जानते हैं। इनके लिए कीड़े मकोड़े की तरह इंसान हो गया है। और मेरी पैसे से, सरकार के पैसे से, पब्लिक के पैसे से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, पब्लिक के पैसे से ये चोरी करते हैं। इससे बड़ा निकम्मा कौम कोई दूसरी है ही नहीं हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा निकम्मी। जी, मैं उम्मीद ये करता हूं तोमर साहब कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इसकी गंभीरता को समझे और मुझे लगता है वो खुद जागरूक हो और खुद इस बात की मांग करें कि हाँ, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सस्पेंशन और ट्रांसफर ये कोई समाधान है ही नहीं। समाधान यही है कि जब डॉक्टर जेल के अंदर होंगे तो उन्हें ये समझ में आएगा कि क्या उन्हें ऐसा बिहेव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शुक्रिया तोमर साहब आपका हमसे बात करने के लिए। इंदु सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। हमारा प्रयास इनकी संस्था है और ये लगातार इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। वो अपनी बात यहां पर कह रही हैं। इंदु सिंह जी, अपनी बात को आप कंटिन्यू करें। और आपने बताया कि आपने जब दाखिल करवाया तो जिस वक्त उसकी हालत थी उससे लगातार गिरती गई, उसके आगे आप अपनी बात रखें। हम लोग रूटीन के हिसाब से शाम को हॉस्पिटल गए और सुबह जो है हम लोग थाना, जो हमने 100 नंबर पे बोल रखा था ऑलरेडी कि कोशिश करिए कि इसके घर वालों का पता चल जाए। हम इनको जो है इनके घर वालों के सुपुर्द करना चाहते हैं और कोशिश करेंगे। तो हम लोग थाने जब पहुंचे तो वहां पे पता चला कि बीनू पांडे मृत हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो हम लोग तुरंत फिर वापस हॉस्पिटल में आए और जो स्थिति थी फिर उनको पोस्टमार्टम वगैरह भेजा और सारा काम किया। हम घर वालों का पता किया 100 नंबर। इसके बीच में डॉक्टर्स के आपकी मुलाकात तो हुई होगी, आप अस्पताल पहुंचते हैं, आप बात करते हैं, एक बार डॉक्टर से आपने कहा कि लगातार इसकी हालत बिगड़ रही है, आप कर क्या रहे हैं? हाँ, तो हमने कोशिश करी तो पता चला कि डॉक्टर अभी है नहीं, वो ड्यूटी पे नहीं है, वो दोपहर में आएंगे कि शाम को आएंगे। हम जब भी गए हैं तो हमको डॉक्टर शाम को ही हम जा पाते थे ज्यादातर, तो हम को डॉक्टर नहीं मिले। हमने वहाँ के स्टाफ से, नर्स से पूछा तो बोल रहे कि वो आप लोग यहाँ भर्ती करा के चले जाते हैं और यहाँ पे संसाधन की जरूरत, कमियां हैं। एक आम इंसान से किस तरह बिहेव होता है, जैसा कि अभी बीएस तोमर बता रहे थे कि एक बार तो पहले तो आपको पहले ही घुसने में दिक्कत है, एडमिट करने में दिक्कत है, और अगर आपने दोबारा कहीं सवाल कर दिया तो समझ लीजिए आपके ऊपर तूफान उमड़ पड़ेगा, आपके ऊपर कयामत आ जाएगी निश्चित तौर पर। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ी हुई है, मंजू शुक्ला है शुक्लागंज से। मंजू जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वीराना रोड से हूँ। जी मंजू जी। हाँ, मैं वीराना रोड से हूँ और मैंने तो वहाँ को देखा है, एकदम कसाई खाना है। कसाई खाना है? कसाई खाना, वो अस्पताल नहीं है। वहाँ जमादार, नर्स, डॉक्टर आप अगर देंगे नहीं, पैसे नहीं खर्च करेंगे तो कोई भी काम वहाँ हो नहीं सकता। ओहो जी, और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? तो वहाँ पर आप हर जगह हर काम के लिए आपको पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वहाँ से बाहर आ जाइए, क्योंकि इतनी बेइज्जती करती है वहाँ की सिस्टर हैं और जो
जो वहाँ की हर व्यक्ति वहाँ का मतलब जो कर्मचारी है, जो जिनको सेवा करनी चाहिए, जिनको काम करना चाहिए, वो बेइज्जती करते हैं पेशेंट की। आप पेशेंट आपका पड़ा है लेकिन उसका काम नहीं होगा, आप प्राइवेट अपना पैसा दीजिए तब काम कोई होगा। शुक्रिया आपका मंजू, हमसे बात करने के लिए। देखिए कितनी तकलीफ। और हम आपको यह भी बता दें कि जांच कमेटियां बैठ गई हैं, मुख्यमंत्री के यहां से फोन भी आ गया है, स्वास्थ्य मंत्री ने चीजों को तलब भी कर लिया है। हम आपको यह भी बता दें कि 2 दिन में रिपोर्ट भी दी जाएगी। लेकिन क्या ये उम्मीद करते हैं आप कि कोई डॉक्टर जो सीधे सीधे जिम्मेदार है वो जेल जाएगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है। ये मौत नहीं हुई है, ये मर्डर हुआ है। मर्डर इसलिए 2.5 महीने से कोई इंसान अगर भर्ती है और वो मरता है, और वो ऐसा नहीं कि उसे कोई बहुत गंभीर बीमारी हो, हम यहां पर यह भी तय करना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि उसे कोई ऐसी गंभीर बीमारी थी जिसका बचना नामुमकिन था, जिसमें भर्ती हुआ था, डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो बच ही नहीं सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही में मर गया। हमारे साथ एक दर्शक और मौजूद हैं, पौड़ी से जेपी जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पौड़ी उत्तराखंड से। जोशी साहब, स्वागत है आपका के न्यूज पर। आप क्या कहेंगे? संपर्क टूट चुका है। इंदु जी, अपनी बात आप आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है और तमाम दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए कि आपने इस पूरे दरमियान, जब आपका ये मरीज भर्ती रहा, आपका जो ये जिसको कि आपने इंसानियत के नाते वहां पर पहुंचाया, आपने क्या महसूस किया वहां पर? क्या लगता है जो अभी इनका मंजू जी का फोन आया था, हमारे जो दर्शक ने अभी कहा, क्या आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि ये जब 2 केस हम डील कर रहे थे, बीनू पांडे और सामने जमीन पे पड़ा मृत व्यक्ति, तो उसी समय जब हम वहां के गेट पे पहुंचे तो देखा 3-4 लड़के जो है वो एक आदमी को लेके वापस जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि क्यों वापस जा रहे हो तुम, क्या हुआ इसको? तो उसने बोला कि ये उसके सोमदत्त प्लाजा के सामने इसका एक्सीडेंट हो गया, हम वहां से उठा के इसको लेके आए हैं और यहाँ पे इन्होंने वापस कर दिया है, ये बोल रहे हैं कि लीलामणि ले जाओ। तो हमें मालूम था, चूंकि हम रोज ये फेस करते हैं, तो हमें मालूम था कि ये वो लीलामणि में भी नहीं लेंगे, तो हम उनके साथ साथ लीलामणि में गए। वहां जाके देखा कि जैसे ही हम पहुंचे तो वो लोग वापस लेके आ रहे थे। तो हमने उनसे पूछा यहाँ क्यों वापस लेके आ रहे हो? तो बोल रहे कि ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। हमने कहा रुकिए, ये भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इनसे पूछ तो लें, क्योंकि उसकी हालत इतनी गंभीर थी, हेड इंजरी थी, सिर से खून बह रहा था। तो हमने पूछा तो वो बोले कि नहीं, यहाँ पे एडमिट नहीं होगा, इसको आप रीजेंसी ले जाइए। हम लोग ने कहा कि ये रीजेंसी जाते जाते तो मर जाएगा, ये बचेगा ही नहीं रीजेंसी जाते जाते। तो बोला कि नहीं, हाँ यहाँ अलाउ नहीं है और यहाँ हम रुकिए, अच्छा बात डॉक्टर से बात कर लें, और ये वो दुनिया भर के बहाने बनाने लगे। हमने फिर उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जो गाइडलाइन है कि पहले सबसे पहले जो एक्सीडेंट जिस व्यक्ति का हुआ है उसकी जान बचाना प्राथमिकता है, निश्चित तौर पर, ठीक है। तो हमने जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया तब वहां पे उसको एडमिट किया गया और ये आपकी जो एडमिट करवा पाई, वरना तो पता नहीं क्या होता। निश्चित तौर पर जी, तो मेरे तो बताते समय भी रोटे का मैं समझ सकता हूं, और वो स्थितियों में जो ग्राउंड रियलिटीज है जिनको कि आप अच्छा जरा सा भी अगर हम थोड़ी सी अगर ढिलाई बरत दे, हाँ, तो शायद पता नहीं वो नहीं, एक और सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि फिर वो डॉक्टर्स उल्टा हावी होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं आपके लिए भी खतरा रहता है डेफिनेटली, फिर वो मरीज को हाथ ही नहीं लगाएंगे। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी हम राय यहाँ पर रखते हैं। अम्मार जैदी साहब हैं मुरादाबाद से, हमारे एक दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं। जैदी साहब, स्वागत है आपका के न्यूज पर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दे को उठाया है। आजकल के डॉक्टर इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इन लोगों पे विश्वास करना हो गया है। मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी हूँ कि डॉक्टरों ने मेरा गलत इलाज करा और गलत इलाज करने के बाद गलत दवाइयाँ मुझे देते रहे। इन सबका क्या होगा और इन सबका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ सकें और आम व्यक्ति को, आम इंसान को जीवन दे सकें। जो जीवन देने वाले डॉक्टर है वही डॉक्टर जो है दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल सही है जैदी साहब, आपकी भावनाओं से मैं अपने आप को भी संबद्ध करता हूँ, जोड़ता हूँ। और ये आपका ही दर्द नहीं है, ये मुझे लगता है कि हर उस इंसान का दर्द है जिसके पास कोई अप्रोच नहीं है, जिसके पास कोई बड़ी पहुंच नहीं है, जिसके पास बहुत सारे पैसे नहीं है। क्योंकि अगर पैसा खर्च करेंगे तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गरीब हैं तो गरीब होना इस दुनिया में अभिशाप है, कलंक है, हम यहाँ पर ये कहते हैं। और जहां तक रही बात आपने डॉक्टरों की कही है, तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर तो हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि ये मौत नहीं है, ये मर्डर है। और जब मर्डर होता है तो दफा 302 लगती ही लगती है। लेकिन
यहां पर क्या हो, शासन प्रशासन क्या करे, ये देखना दिलचस्प होगा। जनता को जागना चाहिए। हमारे साथ जो तमाम दर्शक मौजूद हैं, उनको छोटी छोटी टोलियां बनाकर, उनको साथ में कम्युनिकेशन करके, उनको किसी जगह पर इकट्ठा होकर उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए और ये मामला ऐसे ही दफन नहीं होना चाहिए। इंदु जी, चूंकि हम कार्यक्रम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसके आगे की राह क्या दिखती है? एक इंसान मर गया है, लेकिन क्या हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा हमारे साथ नहीं। हम 10-12 सालों से काम कर रहे हैं और चूंकि अभी तक कोई हमारे हाथों से, ईश्वर की दया से, कोई ऐसे मृत्यु नहीं हुआ, इसलिए हमें वो चीजें हम लोग हाथ पे जोड़ के इलाज करवा लेते हैं और अपने पास से पैसा खर्च करते हैं। अगर मिसेस लालचंदानी अगर संसाधन और उसकी हवाला दे रहे हैं, ओवरबर्डन, हाँ, वो ये कहती है इतना ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर कि वो डील ही नहीं कर पाती। सर, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ होके, एक माँ होके, एक पत्नी होके, एक बेटी होके, अगर ये सारा बिना डॉक्टर हुए, मैं नॉन मेडिकल हूं, अगर मैं किसी का दर्द बांट सकती हूं, किसी के मरहम लगा सकती हूं, तो एक डॉक्टर क्यों नहीं? क्या ये काम क्या डॉक्टर्स ड्यूटी पे नहीं कर सकते हैं? वो उसका पैसा ले रहे हैं, हम पैसा नहीं ले रहे हैं। हम अपने जेब से, अपने घर के बजट से हम सेवा कर रहे हैं, तो क्या हम भी संसाधन का रोना रोएं तो फिर ये बेचारे कहां जाएंगे? और मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक अस्पताल अगर आपको दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इसको आप चलाओ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश हो, एक नजीर पेश हो कि आप देखिए ये अस्पताल भी चल रहा है और एक वो अस्पताल भी चल रहा है। पहले भी इतना फंड आता था, अब भी इतना ही फंड आता है। पहले ये काम होता था, अब देखिए ये काम हो रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो तय करनी पड़ेगी सरकार को निश्चित तौर पर। करके हम एक्सीडेंट में सड़क पे पड़े व्यक्ति को लेके जाते हैं, क्या हमको एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करा सकती है सरकार? हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद है, राजेश है लखनऊ से। राजेश जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? राजेश जी, अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें कृपया करके, वक्त भी जाया होता है, प्रसारण में व्यवधान उत्पन्न होता है। लगातार इस बात की गुजारिश हम करते हैं कि अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें, लेकिन फिर भी तमाम दर्शक ऐसा नहीं करते हैं। एक बार फिर से निवेदन, अपने टेलीविजन की आवाज को बंद करके उसके बाद हमें फोन किया करें। आप बात कहें राजेश जी। आप बोल रहा हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ और मैं एक बार अस्पताल गया, लखनऊ इनकारी भाई महिला अस्पताल जी। वहाँ बोलते हैं, लड़का हुआ, बोले मजदूर बच्चा मजदूर पैदा हुआ, घूस मांग रहे थे, बगैर घूस का इलाज नहीं होता आजकल। जी, शुक्रिया राजेश आपका हमसे बात करने के लिए। आपने सीधे सीधे लफ्जों में कहानी बयां कर दी कि बगैर घूस के इलाज होता ही नहीं। निश्चित तौर पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, स्थितियां और भी बुरी हैं और उन तमाम बुरी स्थितियों का हम जिक्र कर रहे हैं। 2.5 महीने से अगर एक इंसान भर्ती है और उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई, कैसे वो जिंदा रहा, तिल तिल करके मरता रहा और आखिरकार वो कैसे मर गया। और बेशर्म प्रशासन हम कहेंगे किस तरीके से अपनी चीजों को छुपा रहा है। छुपा इसलिए रहा है क्योंकि कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जांच बैठा ली गई है। राम जाने जांचों का तो क्या हुआ, ये तो हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते हैं। और लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से भगवान शैतान बन गए हैं। जिनको हम श्रद्धा आदर भाव से देखते हैं, उनके रहते रहते जिंदगियां खत्म हो रही हैं। मामला 1 या 2 का नहीं, एक लंबी श्रृंखला है और जांच पर जांच बैठती है। जांच के बाद सेटिंग होती है, सेटिंग के बाद वो कानपुर से हटकर कहीं इलाहाबाद में, कहीं कन्नौज में, कहीं शाहजहांपुर में, कहीं ना कहीं वो आपको फिर यही काम करते हुए दिखेंगे। इसलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, ये मौत नहीं है, ये मर्डर है। और जब मर्डर होता है तो वहां पर दफा 302 लगती है। क्या ऐसा होगा इस मामले में, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्या सरकार ऐसा करने की हिम्मत कर पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। दर्शक हमारे साथ इलाहाबाद से मौजूद हैं, दुकान जी हैं हमारे साथ में। दुकान जी स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से डॉक्टरों की स्थिति होती जा रही है जी, जी अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें कृपया करके, उसके बाद अपनी बात को रखें। जिस तरह से डॉक्टरों की हालत हो जा रही है आज 8-10 साल से, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर सरकार जब तक इस पे अपना कड़ा कदम नहीं उठाएगी, एक तो डॉक्टर नर्सिंग होम में रहते हैं, मेडिकल कॉलेज में आज की दयनीय स्थिति लोगों की देखते भय, उनकी दयनीय स्थिति को देखते भय डॉक्टरों की लापरवाही से इतने मरीज मर रहे हैं। इसके ऊपर अगर सरकार कड़ाई करेगी तभी जाके कुछ न कुछ होगा। सरकार इस तरह से पैसा खर्चा करती है लेकिन डॉक्टर लापरवाही करते हैं।
मेडिकल कॉलेज खुला है, छोटा सा स्वास्थ्य विभाग खुला है। अगर उसमें ड्यूटी पे 10 से अगर 5 डॉक्टरों की ड्यूटी है तो वो होना बहुत जरूरी है। जब तक इसको नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरह लोग मरते रहेंगे और डॉक्टर अपनी लापरवाही करके अपने जेब भरते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे इंदु जी, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है, आप पूरे इस मामले को लेकर क्या कहेंगे और आगे आप क्या कर सकते हैं ये भी जरा बताइए दर्शकों को। हम सबसे पहले तो बीनू पांडे आज नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे सवाल छोड़ गए हैं। अगर एक ऐसे व्यक्ति को जिसको हम नहीं जानते हैं, दूर दूर तक कहीं हमें उसका अता पता नहीं मालूम है और टूटी फूटी जो कि वो बोलने की स्थिति में नहीं था, तो भी जो भी उसने बताया हमें, हम अगर उस जानकारी के आधार पे उसके घर वालों को बुला के उसकी लाश उनके हैंडओवर कर सकते हैं, तो क्या ये और जो पूरा प्रशासन है या जो मैनेजमेंट है, क्या ये काम वो नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता। हम असुविधाओं की और संसाधनों की कमी के चलते भी हम जो काम कर रहे हैं, क्या इसमें हमें हमें इसमें हेल्प मिल सकती है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और हम ये चाहते हैं कि चाहे डॉक्टर हो चाहे प्रशासन हो, हम ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन लोग डरते हैं। हम बराबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को बताते हैं एक तरीका कैसे उनको। मुझे लगता है कि ये तो हमें इंतजार करना होगा और आप इसके ऊपर जरूर नजर रखिएगा कि आखिरकार जांच रिपोर्ट में आता क्या है और क्या लाइनें, लफ्ज क्या इस्तेमाल किए जाते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। जांच तो आज तक कभी हमको उसका रिजल्ट दिखा नहीं। अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो आरटीआई का जमाना है, क्या जांच हुई आप तो पूछ सकती हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। मीडिया मजबूत है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, आप बता सकती हैं लोगों से भी अपील करेंगे कि हमारी संस्था जो हमारा प्रयास आपके साथ जो रोड एक्सीडेंट और घायल जानवरों पे काम कर रही है, कृपया वो आगे आए और मदद करें, क्योंकि हम जब कोई घटना फेसबुक या सोशल मीडिया पे डालते हैं तो वो लाइक और शेयर बहुत कर देते हैं, लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि थोड़ा सा हमारी मदद करिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, आप संसाधन उपलब्ध करा दीजिए जी, मदद तो चाहिए, मदद के नाम पे कभी कोई एक और ये कहते हैं ना, ये भी तो कहा जाता है कि सड़क पर पब्लिक से भी शिकायत है, सड़क पर जो भी राही है वो आपस में भाई भाई है। जब ये भावना हमारी विकसित होगी तो निश्चित तौर पर हम एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएंगे। करना चाहेंगे कि वो कम से कम ऐसे कार्यक्रम का वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है, मदद के लिए साथ में आए और हम मिलके बहुत सारे जान बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इंदु जी, आप हमारे साथ में यहाँ पर आई, लेकिन हमें इंतजार जरूर इस बात का रहेगा, वो इस बात का कि आखिरकार प्रशासन क्या कुछ इस पूरे मामले में करता है और किस तरीके से ये चीजें सामने आती है, आखिरकार जिम्मेदार कौन है और किसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।